हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी सीडीपी की टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा, वो था समाजीकरण, जिससे रिलेटेड हमने 102 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने इस सीरीज के टॉपिक 2 यानी कि समावेशी शिक्षा से रिलेटेड 160 प्रश्नोत्तर सॉल्व किए थे। तो आज हम इसका तीसरा टॉपिक कर रहे हैं, मूल्यांकन एवं आकलन। इससे रिलेटेड हम 95 क्वेश्चंस करेंगे, जिसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जिस बात की जानकारी हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आकलन किसको कहते हैं और मूल्यांकन किसको कहा जाता है। तो देखिए, आमतौर पे हम लोग आकलन और मूल्यांकन को एक ही अर्थ, एक ही मीनिंग में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें विभिन्नताएं होती है। मूल्यांकन जो है उसका संबंध छात्रों की उपलब्धि से है, जबकि आकलन का अभिप्राय आंकड़ों के विश्लेषण और उसकी व्याख्या से है। आकलन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार लाना व बच्चों के अभिभावकों को अधिगम प्रक्रिया व उस प्रक्रिया में बालकों की भूमिका और उनकी कमियों के बारे में बताना है। तो अब आपको क्लियर होगा कि आकलन किसको कहते हैं और मूल्यांकन किसको कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी सीरीज को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इससे रिलेटेड, वो है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। पिछली वीडियोस की तरह ही मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करने हैं और आपके अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। सेकंड है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। थर्ड है अलग अलग विद्यार्थियों से तुलना करना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए जिस चीज के प्रति सचेत होने की जरूरत है वो इन चारों ऑप्शन में से क्या है, वो बताइए। 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद डैश होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सेकंड है समुचित उपचारात्मक कार्य। थर्ड है सघन अभ्यास कार्य। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। तो विद्यार्थियों को सीखने में जो कमियां रह जाती है, जो रिक्तियां रह जाती है, उसको जब आप सॉल्व कर देते हैं, उसका निदान कर देते हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए, इन चारों ऑप्शंस में से चूज करिए। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, समुचित उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। सेकंड है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। थर्ड है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। एंड फोर्थ ऑप्शन है मुक्त वस्तु वाले प्रश्न, यानी कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो आवश्यक है वो है आपका ऑप्शन डी। यानी कि अगर आप सृजनात्मक उत्तर चाहते हो किसी भी स्टूडेंट से, तो उनको ऐसे क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते जिसके उत्तर बंधे बंधाए हो। ठीक है, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सके और अपनी भाषा में अपनी समझ के हिसाब से वो आपको जवाब दे सके। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रश्नोत्तरी और खेल। सेकंड है दत्त कार्य। थर्ड है मौखिक प्रश्न। एंड फोर्थ ऑप्शन है सत्र परीक्षा। तो ये क्वेश्चन आपका सीटी 2011 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है, अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सत्र परीक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। सेकंड है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। थर्ड है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो मूल्यांकन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6।
क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आकलन का सीखना, सेकंड है सीखने का आकलन, थर्ड है सीखने के लिए आकलन एंड फोर्थ ऑप्शन है आकलन के लिए सीखना। तो क्रिस्टीना एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट्स को, अपनी पूरी क्लास को क्षेत्र भ्रमण यानी कि कहीं पे भी घुमाने के लिए ले जाती है और जब वो वहाँ से वापस आती है तो अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पे हुए बातों पे, उन्होंने क्या सीखा, इन सभी मैटर पे चर्चा करती है। तो यह दर्शाता है कि वो ये चेक करने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पे बच्चों ने क्या सीखा है, यानी कि वो सीखने का आकलन कर रही है। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सीखने का आकलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, सेकंड है विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, थर्ड है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो बच्चों पे से प्रेशर जो होता है एग्जाम का, उसको कम करने के लिए तथा सफलता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वो है आपका ऑप्शन 1, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, सेकंड है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, थर्ड है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना एंड फोर्थ ऑप्शन है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो मूल्यांकन का जो मूल उद्देश्य है, इन चारों ऑप्शन को देखते हुए बताइए कि वो कौन सा है। 8 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मूल्यांकन का उद्देश्य उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, यानी कि उन पे प्रेशर बनाना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। थर्ड है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। फर्स्ट ऑप्शन है कठोर परिश्रम का सुझाव, सेकंड है ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, थर्ड है निजी शिक्षण का सुझाव एंड फोर्थ ऑप्शन है निदानात्मक शिक्षण। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेहतर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, निदानात्मक शिक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी को दंड देना, सेकंड है अभिभावकों के ध्यान में उसे लाना, थर्ड है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है इसकी उपेक्षा करना, यानी कि इसको इग्नोर कर देना। तो यदि कोई विद्यार्थी जो है वो अवांछित यानी कि जिस प्रकार के व्यवहार को आप पसंद नहीं करते या फिर हमारा समाज पसंद नहीं करता है उस प्रकार से व्यवहार कर रहा है और उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें जो सबसे प्रभावी, सबसे कारगर जो पद्धति साबित होगी वो होगी ऑप्शन सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण घोषित करना, सेकंड है बच्चा क्या सीखा है यह जानना, थर्ड है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना भी है,
यह भी जानना है कि बच्चे ने क्या सीखा है और इसके साथ ही बच्चे के सीखने में क्या कठिनाइयाँ आ रही है, इस बात को जानना भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सेकंड है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, थर्ड है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सेकंड है सीखने की अनुपस्थिति, थर्ड शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, एंड फोर्थ ऑप्शन है वे कैसे सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। तो प्राय शिक्षार्थी जो गलतियां करते हैं, जो त्रुटियां करते हैं, वो इस ओर संकेत करता है कि वो किस प्रकार सीखते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, सेकंड है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, थर्ड है आकलन बहुत किफ़ायती यानी कि मितव्ययी होना चाहिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो देखिए, विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वो मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि बाहर के जो परीक्षक होते हैं उनकी अपेक्षा शिक्षक जो है वो अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करते हैं कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के या फिर प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नों के प्रकार, सेकंड विश्वसनीयता, थर्ड वैधता, एंड फोर्थ ऑप्शन है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है, अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, सेकंड है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, थर्ड है विस्तृत व्याख्या करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। यदि विद्यार्थी खुद करके सीखेंगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे और उनकी शिक्षण की जो यह पद्धति होगी वो सबसे प्रभावी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, सेकेंड है भिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता, थर्ड उनके ज्ञान की सीमा, एंड फोर्थ ऑप्शन है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन, सेकेंड है आकलन के अवसरों का अधिकतमीकरण, थर्ड है मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 20, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सेकंड विद्यार्थी केंद्रित, थर्ड परीक्षा आधारित, एंड फोर्थ ऑप्शन है निष्पादन आधारित। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विद्यार्थी केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की त्रुटियां, सेकंड विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, थर्ड विद्यार्थियों की क्षमताएं, एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं।
तो सीखने के लिए जो आकलन किया जाता है वो जिस बात का ध्यान नहीं रखता है वो है आपका ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? फर्स्ट ऑप्शन है समस्या केवल एक सिद्धांत यानी कि एक प्रकरण पर आधारित होती है। सेकंड है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। थर्ड है समस्या मौलिक होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। सेकंड है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। थर्ड है यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। सेकंड बहुबुद्धि सिद्धांत। थर्ड सूचना प्रक्रमण सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है जेफी गिलफर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सेकंड है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। थर्ड है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य एंड फोर्थ ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जिस बात पर बल देता है वो है आपका ऑप्शन बी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, विद्यालय आधारित आकलन। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सेकंड है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। थर्ड है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो विद्यालय आधारित आकलन के फायदे और नुकसान बताए गए हैं आपको, तो जो आपके अकॉर्डिंग सही है वो बताइए। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया नई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पहचान करना। सेकंड अंतर करना। थर्ड वर्गीकृत करना एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्णन करना। 27 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अंतर करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना पर कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके तथ्य आधारित शिक्षार्थी। सेकंड शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी। थर्ड आकलन आधारित शिक्षार्थी एंड फोर्थ आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। तो यहाँ पे जो राजेश हैं वो खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, वो उनकी आंतरिक इच्छा है, इसलिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया आपसे कि डैश के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। सेकंड है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। थर्ड है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना
एंड फोर्थ ऑप्शन है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का आकलन, सेकंड सीखने के लिए आकलन, थर्ड सीखने के रूप में आकलन एंड फोर्थ ऑप्शन है आकलन और सीखना। तो जब कोई बावर्ची खाना बना रहा होता है और वो टेस्ट करके बीच में देखता है तो वो इसलिए टेस्ट करता है ताकि वो अच्छा बना है या फिर नहीं बना इसको वो चेक कर सके। तो यदि वो देखता है कि हाँ अच्छा बना है तो वो ये सीख पाता है कि हाँ वो अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो वो सीखने के लिए आकलन कर रहा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सेकेंड है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, थर्ड है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, सेकंड है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, थर्ड प्रश्नोत्तरी परिचालित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। 32 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, सेकंड मानसिक प्रारूपता, थर्ड मोर्चाबंदी एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्धारण। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है वो है आपका ऑप्शन 1 अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार इसके विपरीत भी, सेकंड है संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है, थर्ड है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है कि रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार इसके विपरीत भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक अध्यापक या फिर अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता या फिर कहती हैं। वह फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहे हैं, सेकंड है रचनात्मक आकलन कर रहे हैं, थर्ड है छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है कि छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहे हैं। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, सेकेंड है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, थर्ड प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है समय अंतराल, सेकंड भावनाओं की पराकाष्ठा, थर्ड अनुकूलन का स्तर एंड फोर्थ ऑप्शन है विचारों का घनत्व। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अनुकूलन का स्तर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। सेकंड है यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। थर्ड, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रामाणिक विचलन का मान। सेकंड, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। थर्ड, सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान। एंड फोर्थ ऑप्शन है समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। क्वेश्चन नंबर 40। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन है बालक का। सेकंड, अध्यापक का। थर्ड, अभिभावक का। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रशासक का। तो यदि हम बात करें बाल मनोविज्ञान की तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा के क्षेत्र में जिसका सर्व प्रमुख स्थान है वो है बालक। करेक्ट आंसर होगा 40 का हमारा ऑप्शन 1, बालक का।